नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले टॉप न्यूज पर एक नजर। इसरो का स्पेडेक्स मिशन लॉन्च। साल के आखिर में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की है। जनवरी में लागू किया जाएगा यूसीसी, सीएम धामी ने कहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन की विशेषताएं बताई है। संक्रांति पर बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव चूड़ा भेजने वाले हैं। सीएम योगी ने लिया महाकुंभ की तैयारियों का जायजा। बिग बी ने कहा, मेरी तुलना अल्लू अर्जुन से मत करिए। बॉक्स ऑफिस पर छाया मुफासा का जादू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच। 3 राज्यों में बर्फबारी जारी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अंतरिक्ष की। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। पीएसएलवी C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं 2 स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये सफल लॉन्चिंग स्पेडेक्स की 30 दिसंबर को भारत ने फिर इतिहास रचा। 7 जनवरी को स्पेस क्राफ्ट को जोड़ेगा अंतरिक्ष में, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा राज्य होगा भारत। मिशन क्यों जरूरी है, अब आपको ये बता देते हैं। चंद्रयान 4 जैसे मिशंस की सफलता इसी पर निर्भर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत 7 जनवरी को। इसी के साथ बात करेंगे, आज साल का आखिरी दिन है। 2024 अलविदा ले रहा है, लेकिन इस साल यानी 2024 में कई बदलाव हुए हैं 2025 के लिए, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, किसान, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में बदलाव हुए। चलिए आइए अब हम आपको इन बदलावों के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। 2024 में हुए कई बदलाव में यूपीआई पेमेंट की लिमिट दोगुनी फीचर फोन से। जी हां, यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी फीचर फोन से यूपीआई लिमिट 5,000 है। किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा, पेंशनर्स 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। अब अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए मिलेंगे। किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख तक लोन आसानी से मिल जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी लोन के लिमिट 1,60,000 रुपए है। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस एसएमएस पैक का विकल्प देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी जो लोग कॉल के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज कराना होता है। पुराने फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। एंड्रॉयड
4.4 वर्जन वाले फोन में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। किटकैट के पहले के वर्जन में भी व्हाट्सएप का यूज नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप एंड्रॉयड 4.4 के अपडेटेड वर्जन पर काम करेगा। यूजर्स को जल्द बदलना होगा मोबाइल। प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। इस साल 1 अप्रैल से भारत स्टेज 7 के तहत नियम लागू। अभी भारत स्टेज 6 के नियमों पर काम हो रहा है। साल 2019 में भारत स्टेज 6 हुआ था लागू। खेल जगत में भी बड़ा बदलाव। विराट कोहली फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान बने। साल 2021 में कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी। फॉफ डुप्लेसिस के पास टीम की कमान थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद रोहित शर्मा रिटायर होंगे। भारतीय टीम को नया कप्तान मिलेगा। फेल होने पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होगी। 5वीं 8वीं में फेल होने पर प्रमोट नहीं होंगे। 2 माह के अंदर दोबारा पास करनी होगी परीक्षा। कोचिंग सेंटर्स में 16 साल में एडमिशन। कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार ने ये नई गाइडलाइन ला दी है। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। 16 साल में उम्र के छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा। कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। अब भारत में ही विदेशी डिग्री भी मिलने वाली है। भारतीयों को देश में रहकर विदेशी डिग्री मिलेगी। इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी ने साझा कोर्स इसके लिए शुरू किया है। फिजिकल क्लासरूम में ही पढ़ाई होगी। तो ये कई सारे बदलाव है 2025 से देखने को मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। इसके बाद आपने भी एक्स पर पोस्टर जारी कर भाजपा को चैलेंज किया। पार्टी ने लिखा, भाजपा में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। केजरीवाल ने कहा कि भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बड़ा ऐलान दिल्ली चुनाव से पहले एक और अरविंद केजरीवाल का। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ये वादा किया और इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने वार किया है, कहा चुनावी हिंदू बताया है अरविंद केजरीवाल को। कहा कि 10 साल के शासन में कभी पुजारियों की ग्रंथियों की याद नहीं आई। दूसरे समुदाय के लोगों को सैलरी बांटते रहे, गुरुद्वारा मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलवाए और चुनाव आते ही अब ये बड़ा ऐलान। तो इस पर पलटवार किया है आपने, पोस्टर जारी कर लिखा है कि अगर चुनौती दी है बीजेपी को, अगर हिम्मत है तो अपने शासन के 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 की सम्मान राशि देकर दिखाए। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2022 की विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा की थी कि अगर वे फिर सत्ता में आए तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। 27 मई 2022 को कुछ समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई, जिसकी 80 से अधिक बैठक हुई है।
तो वहीं 2.5 लाख से अधिक सुझाव इस बैठक में मिले हैं। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरा खाका तैयार हो चुका है। प्रदेश में इसे लागू करने की अब पूरी तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर गंभीर है। एक्ट बनकर तैयार हो चुका है। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के कामों का जायजा लिया। इसके लिए प्रयागराज पहुंचे। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा रहा। योगी सबसे पहले नैनी में बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने पावर बटन दबाकर 125 करोड़ के प्लांट की शुरुआत की। प्रयागराज में घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट, मंदिरों में से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। इस प्लांट में 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनेगी। प्लांट का शुभारंभ कर योगी संगम घाट पहुंचे। पहुंचते ही मां गंगा को प्रणाम किया, फिर गंगा जल का आचमन कर घाटों पर साफ सफाई देखी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसीसी सभागार पहुंचे। यहां सभी विभागों के अफसरों के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा की। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ये दिसंबर माह में उनका 5वां दौरा था, जहां पर वो पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। गंगा घाट पहुंचकर मां गंगा को प्रणाम किया और तो महाकुंभ 2025 में कई तरह के नए कामों की शुरुआत भी की जा रही है। चलिए, तो खबर उज्जैन से है, जहां बैरवा दिवस के अवसर पर वाहन रैली उज्जैन में निकाली गई। रैली से पहले 3 बत्ती चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। सीएम ने संत बालीनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने बैरवा समाज की देश और प्रदेश में अहम भूमिका बताते हुए सनातन धर्म की विशेषता एक बार फिर बताई। उन्होंने कहा कि संक्रांति पर बहनों को चूड़ा भेजूंगा। सीएम ने आगे कहा कि कई लोगों के एक ही देवता हैं, उसी में वो इतराते और नाटक करते रहते हैं। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिसको चाहो उसको मानो। खंबा फोड़कर देवता सिर्फ सनातन धर्म में आ सकते हैं। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान कर उन्हें संत बालीनाथ की प्रतिमा भी भेंट की। किशनपुरा में इस रैली का समापन किया गया। खबर आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी। अल्लू अर्जुन इन दिनों लगातार चर्चा में है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। मामले को लेकर साउथ सुपरस्टार को मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके चलते वह अल्लू अर्जुन की फिल्म का क्रेज अब भी कम नहीं हुआ है और अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन की तुलना अल्लू अर्जुन से कर दी। इस पर अमिताभ बच्चन ने जो प्रतिक्रिया दी वो अब चर्चा में है। कौन बनेगा करोड़पति के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट ने पुष्पा 2 का जिक्र करते हुए कहा कि सर, मैं आपकी और अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हूँ। इस पर बिग बी ने कहा कि मेरा नाम जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला। अल्लू अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उन्हें जो पहचान मिली है वे उसके योग्य हैं। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाल ही में उनकी फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई है
और अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, लेकिन मेरी तुलना उनसे मत करिए। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इसी महीने की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और उससे पहले 4 दिसंबर को फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। तो अल्लू अर्जुन लगातार अपनी फिल्म के पहले और बाद से और ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं। हालिया एपिसोड केबीसी का, जिसमें एक फ़ैन ने अमिताभ बच्चन अल्लू अर्जुन की तारीफ़ की, बताया कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया अमिताभ बच्चन ने दी वो चर्चाओं में बनी हुई है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप मेरी तुलना उनसे मत करिए, वो बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उन्हें जो प्यार मिल रहा है वो उसके योग्य है, जो पहचान उन्हें मिल रही है। फिल्म बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान की आवाज की दुनिया भर में लोग दीवाने हैं। उनकी आवाज लोगों पर जादू चला देती है। शाहरुख खान की बुलंद आवाज में मुफासा द लॉयन किंग इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस हॉलीवुड फिल्म ने भारतीयों का दिल जीत लिया है। इसी वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस फिल्म को देखने पसंद कर रहा है। फिल्म की कमाई में एकदम उछाल आया है। इंडिया में फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। वीकेंड पर मुफासा की कमाई में एकदम से उछाल आया था, जिसके बाद से फिल्म हर जगह छाई है। नए साल पर भी इस फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार मुफासा ने 11वें दिन 5.4 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 107.1 करोड़ हो गया है, जिसमें हिंदी में 37 करोड़, इंग्लिश में 37.15 करोड़, तेलुगु में 14.35 करोड़, तमिल में 18.5 करोड़ है। जहां मुफासा भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं बेबी जॉन के लिए 50 करोड़ कमाना भी मुश्किल लग रहा है। लोग बेबी जॉन की जगह मुफासा देखना पसंद करें। मुफासा में शाहरुख के साथ उनके दोनों बेटों आर्यन खान और अब्राम खान ने भी अपनी आवाज दी है। अब खबर खेल जगत से जुड़ी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन मैदान पर एक अजीब घटना देखने को मिली। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। ट्रेविस हेड ने मिशेल मार्श के हाथों कैच कराकर तोड़ा। पंत के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली, लेकिन हेड जोश में होश खो बैठे और उन्होंने अभद्र इशारा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम ने महज 33 रन के अंदर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद यशस्वी और पंत ने मिलकर पारी को संभाला। हालांकि भारत को 121 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच, चौथे टेस्ट मैच का 5वां दिन रहा। 5वें दिन ग्राउंड पर अजीब घटना वहां पर देखने को मिली। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी। ट्रेविस हेड ने साझेदारी को तोड़ा और ये तोड़ने के बाद वो ग्राउंड पर ही अपने होश खो बैठे और गलत तरीके से इशारा किया, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं बर्फबारी देखने के लिए। हिमाचल के शिमला में पिछले 2 दिनों में 24,000 वाहनों में 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों की बर्फीली हवा से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान और गिरने वाला है। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का भी अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में शीतलहर चल रही है। 60 जिलों में घना कोहरा है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। इसके साथ ही हरियाणा के 14 शहरों में शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी तापमान लगातार गिर रहा है। नीमच में तापमान
3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिल स्टेशन माउंट आबू में कल से 3 दिन के बीच पारा माइनस में जा सकता है। फिलहाल यहाँ तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 राज्यों की बर्फबारी का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कहीं कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है तो भारी ठंड और शीतलहर का अलर्ट भी कई राज्यों में जारी किया गया है और ज्यादा तापमान गिरने का अनुमान भी कई राज्यों में जताया गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो न्यू ईयर मनाने के लिए टूरिस्टों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है। अब ये खबर शेयर मार्केट से जुड़ी। नया साल आने से पहले भारतीय शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी दिन की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। आज यानी 31 दिसंबर को सेंसेक्स 265.56 अंकों की गिरावट के साथ 77,982.57 पर खुला, जबकि निफ्टी 84.30 अंक नीचे खुला। साल 2024 के आखिर में भारतीय शेयर बाजारों में रैली की उम्मीदें टूट गई। बाजार बिकवाली का दबाव हावी नजर आया। सुबह 10 बजे के आसपास बीएसई सेंसेक्स 626.88 अंकों की गिरावट के साथ 77,621 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 में 160.75 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 30,484.15 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 434.06 अंकों की गिरावट के साथ 77,814.07 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 में 98.70 अंकों की गिरावट आई। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेतों और प्रमुख सेक्टर्स में बिकवाली के दबाव के चलते बाजार में गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में निवेशकों का मूड सतर्क नजर आ रहा है। निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जोमेटो, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में सबसे अधिक गिरावट रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ND24। नमस्कार।